पाब्लो एस्कोबार, ये नाम आप में से ज्यादातर लोगों ने पहले भी कई बार सुना होगा। वैसे जो नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि पाब्लो एक कोलंबियाई ड्रग लॉर्ड था, जिसको द किंग ऑफ कोकीन और द गॉड फादर जैसे नामों से पुकारा जाता था। वो जुर्म की दुनिया का एक ऐसा नाम था जिसको आज भी इतिहास का सबसे अमीर अपराधी माना जाता है। उसकी अमीरी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो ड्रग्स की तस्करी करने के लिए सबमरीन तक का इस्तेमाल किया करता था। और आज की हमारी इस वीडियो में भी हम आपको पाब्लो एस्कोबार की लाइफ से जुड़ी ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग बातों के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप पूरी तरह हैरान रह जाएंगे। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इतिहास के सबसे बड़े अपराधियों में शुमार किए जाने वाला पाब्लो एस्कोबार एक ड्रग लॉर्ड होने के साथ ही कोलंबिया के मशहूर मेडेलिन कार्टेल का लीडर और फाउंडर भी था। उसका ड्रग एम्पायर इतना ज्यादा बड़ा था कि पूरी दुनिया की कोकीन मार्केट का 80% से ज्यादा कंट्रोल उसी के हाथ में था। साथ ही वो दुनिया का पहला और अकेला ऐसा ड्रग ट्रैफिकर था जिसको फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल किया गया था। दरअसल फोर्ब्स ने सन 1989 में उसको अपनी लिस्ट के अंदर शामिल किया था, जहां उसकी कुल नेटवर्थ 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर बताई गई थी। वैसे बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि पाब्लो की असल नेटवर्थ 25 बिलियन डॉलर से कई गुना ज्यादा थी, लेकिन सारी कमाई ब्लैक होने की वजह से उसने दुनिया से इस बात को छिपाया हुआ था। कुछ सोर्सेस बताते हैं कि पाब्लो की एक दिन की कमाई करोड़ों रुपए में हुआ करती थी, और चूंकि उसकी सारी कमाई ब्लैक होती थी, इसलिए वो अपना पैसा बैंकों की जगह बड़े बड़े गोदामों में भरकर रखता था। कहते हैं कि एक समय ऐसा भी आया था कि पैसे रखने के लिए उसके पास कोई जगह खाली ही नहीं बची थी। तब उसने जमीन में गड्ढे खुदवाकर वहाँ अपने पैसे रखे थे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि उसको सिर्फ अपने नोटों की गड्डियाँ बनाने के लिए ही हर महीने 2 लाख रुपए के रबर बैंड्स खरीदने पड़ते थे। उसके भाई रोबर्टो एस्कोबार ने बताया था कि पाब्लो के पास इतना ज्यादा पैसा था कि उसका 10% हिस्सा तो चूहों के कुतरने और नमी के कारण गलकर नष्ट हो गया था। अब दोस्तों, पाब्लो की शुरुआती लाइफ की अगर बात करें तो उसका जन्म 1 दिसंबर 1949 के दिन कोलंबिया के रियो नेग्रो शहर में रहने वाले एक गरीब परिवार में हुआ था। पाब्लो के पिता एक गरीब किसान थे जो खेतीबाड़ी किया करते थे, जबकि उसकी माँ एक छोटे से एलिमेंट्री स्कूल में टीचर की जॉब करती थी। पाब्लो अपने माता पिता के कुल 7 बच्चों में तीसरे नंबर पर पैदा हुआ था। दोस्तों, परिवार बड़ा था और माता पिता की इनकम बहुत ही कम थी, जिसके चलते वो हमेशा अपने घर में पैसों की तंगी देखते हुए बड़ा हुआ था। और पैसों की इसी तंगी की वजह से उसने अपनी टीनेज में पहुंचते ही गलत काम करने शुरू कर दिए थे। दरअसल पाब्लो के एक क्रिमिनल बनने के पीछे कुछ हद तक उसकी माँ को भी जिम्मेदार माना जाता है, क्योंकि वो जब बचपन में कोई गलत काम करता था तो उसकी माँ उसे डांटने की बजाय उल्टा उसके उन कामों को बढ़ावा देती थी। बताया जाता है कि एक बार पाब्लो स्कूल में एग्जाम पेपर्स की चोरी करते हुए पकड़ा गया था। तब उसकी माँ ने उसे ये नसीहत दी थी कि चीजें चुराना गलत नहीं है, लेकिन चोरी करके पकड़े जाना ये गलत बात है। और बचपन में इस तरह की नसीहतें मिलने की वजह से ही उसने बहुत कम उम्र में ही गलत काम करने शुरू कर दिए थे। दरअसल अपनी लाइफ के कुछ शुरुआती साल रियो नेग्रो में बिताने के बाद पाब्लो मेडेलिन शहर में शिफ्ट हो गया था, और इसी शहर में उसने अपने क्रिमिनल करियर की शुरुआत की थी। बताया जाता है कि ड्रग स्मगलिंग के धंधे में उतरने से पहले उसने और भी बहुत से छोटे मोटे क्राइम किए थे, जिसमें चोरी, डकैती, गैरकानूनी सिगरेट बेचना और कार चुराने जैसे अपराध शामिल थे। दोस्तों, पाब्लो ने अपने बचपन में ये संकल्प लिया था कि अगर 22 साल की उम्र होने तक वो मिलियनेयर नहीं बन गया तो वो खुद को गोली मारकर हत्या कर लेगा। और अपने इस संकल्प को पूरा करने के लिए उसने एक व्यक्ति को किडनैप भी किया था, जिसकी फिरौती में उसने 1 लाख अमेरिकी डॉलर वसूले थे। लेकिन दोस्तों, ये रकम भी उसे मिलियनर बनाने के लिए काफी नहीं थी, इसलिए उसने और ज्यादा पैसा कमाने के लिए मेडेलिन के ड्रग माफिया को ज्वाइन कर लिया था और उसके लिए ड्रग डिलीवरी का काम करने लगा। दोस्तों, इस काम में उसे बहुत अच्छे पैसे मिलते थे, जिसके चलते वो 22 साल का होने से पहले ही एक मिलियनर बन गया था। हालांकि दोस्तों, काफी समय तक वो ये ड्रग डिलीवरी का काम ही करता रहा, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी लाइफ को पूरी तरह बदल कर रख दिया था। दरअसल हुआ ये कि एक दिन उसे कोकीन सप्लाई करने का काम सौंपा गया, जिसकी कीमत लगभग 14 करोड़ रुपए थी। लेकिन इस काम को पूरा करने से पहले ही उसकी ड्रग डीलर से किसी बात को लेकर बहस हो गई, और बहस में बात इतनी बढ़ गई कि पाब्लो ने उस डीलर की हत्या कर दी। ये उसकी जिंदगी का पहला मर्डर था, जिसको करने के बाद वो कोकीन लेकर वहाँ से भाग गया। और जब उसको कोकीन की कीमत के बारे में पता चला, तब उसको ये एहसास हुआ कि ड्रग डिलीवरी तो बहुत छोटा सा काम है, जबकि असली पैसा तो कोकीन के स्मगलिंग में है। और दोस्तों, यही सोचकर उसने अपना खुद का कोकीन स्मगलिंग बिजनेस शुरू कर दिया।
पाब्लो का दिमाग बहुत तेज था, जिसकी वजह से उसका स्मगलिंग नेटवर्क भी बहुत तेजी से फैलना शुरू हो गया। उसने छोटे बड़े सभी गैंग्स को अपने साथ मिलाकर एक बहुत बड़ा ड्रग सिंडिकेट बनाना शुरू कर दिया। साथ ही जो भी अधिकारी उसके काम में कोई रुकावट डालने की कोशिश करता तो वो उसको रिश्वत देकर अपने साथ शामिल कर लेता। दरअसल पाब्लो ने सरकारी ऑफिसर्स के लिए अपने बिजनेस में एक बड़ा ही सिंपल सा नियम बनाया हुआ था। वो नियम ये था कि या तो रिश्वत का पैसा लेकर उसके रास्ते से हट जाओ या फिर अपनी जान गंवाओ। और इस नियम के अनुसार जो भी ऑफिसर उसके रिश्वत को ठुकराकर उसके रास्ते का कांटा बनता था, वो उसी समय उसको मौत के घाट उतार देता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि पाब्लो ने अपनी लाइफ में 4000 से ज्यादा सरकारी अधिकारियों का मर्डर किया था, जिसमें 200 जज और 1000 से ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स भी शामिल थे। अपने सिंडिकेट को और ज्यादा तेजी से फैलाने के लिए उसने एक प्राइवेट आइलैंड भी खरीदा, जहां उसने कोकीन बनाने की फैक्ट्रियां लगवाईं। और ड्रग डिलीवरी के काम को तेज करने के लिए उसने प्राइवेट प्लेन्स, पानी के जहाज और यहाँ तक कि 2 सबमरीन भी खरीद ली थी। इस तरह देखते ही देखते वो सिर्फ कुछ ही सालों में कोलंबिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड बन गया। बताया जाता है कि जब पाब्लो का बिजनेस अपने शिखर पर पहुंचा, तब उसकी एक दिन की कमाई $70 मिलियन से ज्यादा हुआ करती थी, जिसे अगर आज के समय के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो ये 11 अरब रुपयों से भी बड़ी रकम निकल कर आती है। दरअसल वो ड्रग सप्लाई करने के ऐसे ऐसे तरीके खोजता था जिन्हें उससे पहले किसी ने इस्तेमाल नहीं किया था। उसने मछलियों के पेट से लेकर एरोप्लेन के टायरों तक में कोकीन स्मगल किया हुआ था। दोस्तों, पाब्लो के इतना कामयाब होने के पीछे एक वजह ये भी थी कि उसके साथ लोकल लोगों का पूरा सपोर्ट था। दरअसल वो मेडेलिन शहर के लोगों की हर तरह से मदद किया करता था। वो लोगों के घर बनवाता, पैसों की जरूरत होती तो उन्हें पैसे देता और बेरोजगार लोगों को अपने किसी काम में लगा लिया करता। इस तरह लोगों की मदद करने की वजह से उसकी इमेज मेडेलिन के रॉबिन हुड की बन गई थी और वो इस शहर के लोगों के लिए किसी मसीहा से कम नहीं था। दोस्तों, पाब्लो इस बात को बहुत अच्छी तरह जानता था कि उसने जो अपराध किए हैं उनकी वजह से कभी न कभी उस पर कानून का शिकंजा जरूर कसा जाएगा। इसलिए उसने खुद के बचने के रास्ते पहले ही खोजने शुरू कर दिए थे। एक बार उसने कोलंबिया की सरकार को ये ऑफर दिया था कि अगर उसके ऊपर लगे सभी आरोपों को खत्म करके उसे क्लीन चिट दे दी जाए तो वो बदले में सरकार का पूरा विदेशी कर्जा खुद चुका देगा। लेकिन दोस्तों, कोलंबिया की सरकार ने उसके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। इसके बाद उसने राजनीति में घुसने की भी कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं उसे लगने लगा था कि अब पॉलिटिक्स भी उसको गिरफ्तार होने से नहीं बचा पाएगी। इसलिए उसने सरकार के सामने एक दूसरा प्रस्ताव रखा कि अगर उसे अपनी खुद की बनाई हुई पर्सनल जेल में कैद किया जाए तो वो अपनी गिरफ्तारी दे देगा। सरकार ने उसके इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और फिर पाब्लो ने अपने लिए ला कैथेड्रल नाम की एक जेल बनाई, जो कि सिर्फ कहने के लिए एक जेल थी, जबकि उसमें मिलने वाली सुविधाएं किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं थी। और दोस्तों, डील के अनुसार उसको इस जेल के अंदर कैद कर दिया गया। दोस्तों, पाब्लो को इस जेल में कैद किया जाना उसके आजाद होने के ही बराबर था, क्योंकि इस जेल में रहते हुए वो अपने ड्रग के बिजनेस को बड़े आराम से चला रहा था। हालांकि उसके इस तरह बिजनेस चलाने की बात जब अमेरिका तक पहुंची तो वहां की सरकार ने कोलंबिया की गवर्नमेंट पर दबाव डाला कि वो पाब्लो के इन सभी गैर कानूनी धंधे को बंद करवाए। दोस्तों, कोलंबिया की सरकार भी अब पाब्लो से तंग आ चुकी थी, क्योंकि वो काफी लंबे समय से उनके लिए सरदर्द बना हुआ था। इसलिए वहाँ की सरकार ने उसके चैप्टर्स को क्लोज करने की प्लानिंग शुरू कर दिया। लेकिन सरकार की इस प्लानिंग की खबर किसी तरह पाब्लो तक पहुँच गई, जिसके बाद वो अपने कुछ साथियों को लेकर तुरंत ही जेल से फरार हो गया। हालांकि दोस्तों, उसको पकड़ने के लिए सर्च ब्लॉक नाम की एक स्पेशल टीम बनाई गई थी, लेकिन दोस्तों, पाब्लो जैसे शातिर दिमाग वाले अपराधी को ढूंढ पाना बेहद मुश्किल था। आखिरकार 16 महीने लगातार खोजबीन करने के बाद सर्च ब्लॉक टीम ने उसको खोज निकाला और 2 दिसंबर 1993 के दिन हुए शूट आउट में वो मारा गया। दोस्तों, जिस समय पाब्लो की मौत हुई तब उसकी उम्र सिर्फ 44 साल थी। उसकी मौत के बाद दुनिया में और भी बहुत से ड्रग लॉर्ड आए और गए, लेकिन दोस्तों, कोई भी पाब्लो एस्कोबार नहीं बन पाया। बाकी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप इसी तरह के टॉपिक का सजेशन हमें कमेंट बॉक्स